हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए रीजनिंग का एक कंप्लीट प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाने वाला हूं। यह प्रैक्टिस सेट किरण पब्लिकेशन की तरफ से जारी किया गया है और इसमें इंक्लूड किए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। सो गाइज, आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आपने अगर मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने मैथ्स एंड जीके के सारे क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं, तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख लेना और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि जैसे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा टाइम स्पेंड ना करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक मैथ के क्वेश्चन थे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में कंप्लीट करवा दिया था। स्टार्ट करते हैं आज से रीजनिंग का सेशन। तो पहला क्वेश्चन है रीजनिंग का कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जैसे यहाँ पर कोण और रेडियन आपस में संबंधित है, उसी प्रकार से दाब कौन से टर्म से संबंधित होगा। तो देखिए दोस्तों, जो कोण होता है ना, इसे आप इंग्लिश में एंगल बोलते हो। एंगल को मापने का काम कौन करता है? रेडियन। एंगल को हम रेडियन में मापते हैं। उसी प्रकार से जो दाब है, जिसे इंग्लिश में आप बोलते हो प्रेशर, तो प्रेशर को मापने का काम किसका है दोस्तों? यह है आपका पास्कल का। सो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर कोण का ऐसा यूनिट रेडियन होता है और दाब का ऐसा यूनिट पास्कल होता है। समझ में आ गया सभी को यह क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऑप्शन बाकी तीनों से अलग है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 10 और इधर 100 है। अगर आप 10 का स्क्वायर निकालोगे तो यह 100 आता है। सेकंड ऑप्शन में अगर आप 12 का स्क्वायर निकालोगे तो 144 मिलेगा और फोर्थ ऑप्शन में अगर आप 15 का स्क्वायर निकालते हो तो 225 मिलेगा। लेकिन दोस्तों 13 का स्क्वायर होता है 169। यहाँ पर ऑप्शन में 171 लिखा गया है, यानी कि ये आपका ऑप्शन गलत है। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है 28 नंबर। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद क्या होगा? दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार के सीरीज वाले क्वेश्चंस मिल जाए ना, तो देखिए इस क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में और इजी वे में कैसे सॉल्व करते हैं। आपको एक एक टर्म लेकर देखना है। जैसे मान लो मैंने इसका पहला टर्म लिया, इसका पहला टर्म लिया और इसका पहला टर्म लिया, तो इन सभी के बीच में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 10 है, यानी कि 3 का डिफरेंस है। तो अगला जो टर्म आएगा ना, उसमें हमारा पहला सीरीज क्या होगा? 13 हो जाएगा। फिर बीच में एक और नंबर दिया गया 3, 6 और 9। यहाँ पर भी कितना है? 3 का डिफरेंस है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेकंड नंबर 12 आ जाएगा। अब इसके बाद हमें देखना होगा डी, जी और जे ये कैसे आगे बढ़ रहा है। तो देखिए, इसमें आपका सी और डी है। सी डी के बाद अगर आप ई को छोड़ दो तो फिर एफ और जी है। जी के बाद अगर आप एच को छोड़ देते हो तो आई और जे लिखा गया है। तो दोस्तों आई और जे के बाद हम के को छोड़ देंगे और फिर इसके बाद लिखेंगे क्या? एल लिखेंगे और यहाँ पर एम लिख देंगे। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आप सभी लोगों ने समझ लिया सीरीज को मैंने कैसे यहाँ पर सॉल्व किया है। इसी प्रकार से आप सभी को एग्जाम में भी अगर ऐसे क्वेश्चन आए जाए तो सॉल्व करना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 29 नंबर। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। कुर्सी, मेज, दरवाजा और लकड़ी। देखिए, कुर्सी क्या है? मेज और दरवाजा ये तीनों के तीनों फर्नीचर हैं जिसे बनाया जाता है लकड़ी का उपयोग करके। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बाकी तीनों से अलग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 39 विद्यार्थियों की कक्षा में सुरेश का रैंक अशोक से 7 रैंक आगे है। यदि अंत से अशोक का रैंक 17वां है तो शुरू से सुरेश का रैंक क्या होगा? मान लीजिए दोस्तों, ये आपका टोटल एक लाइन है जिसमें टोटल 39 विद्यार्थी बैठे हुए हैं। अब कह यह रहा है कि अशोक का रैंक 17वां है अंत से। अगर हम लास्ट से काउंट करें ना, तो मान के चलो कि अशोक यहाँ पर है और यह इसका पोजीशन 17वां है। तो आप बताइए कि इसके ऊपर में और टोटल कितने विद्यार्थी होंगे? यहाँ पर आपके और 22 विद्यार्थी होंगे, तभी तो 22 और 17 को ऐड करके 39 होता है। एक कंडीशन और आपके क्वेश्चन में दिया गया है कि सुरेश का रैंक जो है वो अशोक से 7 रैंक आगे है। तो अशोक यहाँ पर है, इससे आगे सुरेश का रैंक होगा, ठीक है, 7वें नंबर पर। तो आपको यह बताना है दोस्तों कि शुरू से सुरेश का रैंक क्या है। आप बताइए कि टोटल ऊपर में 22 विद्यार्थी थे, जिसमें से 7 रैंक तो किसका है? सुरेश का है ना। तो इसमें से 7 को घटा दो, आपको क्या मिलेगा? आपको मिल जाएगा यहाँ पर 15।
ऊपर में टोटल 15 विद्यार्थी और बच जाएंगे सुरेश के ऊपर में, और सुरेश कितने नंबर पर होगा, 16वें नंबर पर होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये था आपका दोस्तों पहला ट्रिक। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, अंत से अशोक का स्थान 17वां है, तो शुरू से अशोक का स्थान क्या होगा, टोटल विद्यार्थियों में से सुरेश का जो रैंक है वो घटा दीजिए और इसमें एक ऐड कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 23वां। 39 और एक 40, और 40 में से आप 17 घटाओगे तो 23 मिलेगा। फिर शुरू से सुरेश का स्थान क्या है, तो वो आपका 23 - 7 कर दो तो आपका हो जाएगा 16वां स्थान। क्लियर है सभी को? तो आप चाहो तो इनमें से किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 31 नंबर। एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा, वह मेरी बहन के दादा की एकमात्र संतान है, तो वह पुरुष लड़के से किस प्रकार से संबंधित है। दोस्तों जब भी इस प्रकार के ब्लड रिलेशन वाले क्वेश्चन आए ना, सबसे इजी वे होता है कि आप खुद के फैमिली मेंबर में किसी को एग्जाम्पल के रूप में ले लो और उन्हीं को डिनोट करते करते यहाँ पर पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे क्या कहा है, एक पुरुष की ओर संकेत करते हुए एक लड़के ने कहा। चलो मान लो कि यहाँ पर आप खड़े हो किसी एक जगह पर और वहाँ पर आप एक किसी व्यक्ति को संकेत करते हुए बोल रहे हो कि वो जो व्यक्ति है वो आपकी बहन की दादा का एकमात्र संतान है। तो जो आपकी बहन के दादा हुए वही तो आपके भी दादा होंगे, और उनके जो एकमात्र संतान होंगे वो उनका आपसे क्या संबंध होगा, उनसे आपका संबंध होगा पिता का। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से अगर आप खुद का एग्जाम्पल लेके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत ही कम टाइम में आप इसे सॉल्व कर सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। दोस्तों ऐसे कोडिंग वाले क्वेश्चंस आपको मिनिमम एक तो देखने को मिलेगा ही, मैक्स टू मैक्स आपको 2 से 3 क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है। तो आइए समझते हैं ऐसे क्वेश्चन को कैसे कोड किया जाता है और कैसे इसे सॉल्व करते हैं। क्या क्या लिखा गया है, आपका लाइट है, ठीक है, LIGHT, और इधर क्या लिखा गया है, MJHIU। अब आप बताओ, अगर आप L में एक ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, M मिलेगा, I में एक ऐड करोगे तो J मिलेगा, उसी प्रकार से T में एक ऐड करने पर U, H में एक ऐड करने पर I और G में एक ऐड करने पर एक। यानी कि दोस्तों सभी टर्म में केवल एक ऐड कर दिया जा रहा है। तो फ्रेम का अगर हम कोड करने जाएं तो सबसे पहले तो F में एक ऐड करेंगे, और F में एक ऐड करने पर हमें मिलेगा G, R में एक ऐड करोगे तो S मिलेगा, A के बाद अगला टर्म B हो जाएगा, M के बाद अगला टर्म N हो जाएगा, और E के बाद अगला टर्म F हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर है दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो समझ में आ गया इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है। ऐसे ही कोडिंग वाले एक क्वेश्चन अभी मैं आपको आगे और करवाऊंगा जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर। वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्दों का अनिवार्य भाग्य है। तो फैक्ट्री एक आपका शब्द दिया गया है और फैक्ट्री के साथ में और कौन सा एक इसका अनिवार्य पार्ट है वो आपको बताना है। तो दोस्तों फैक्ट्री में विद्युत की तो आवश्यकता पड़ती ही है, चिमनी की भी आवश्यकता पड़ती है। जब फैक्ट्री है दोस्तों तो वहाँ पर फाइल्सें भी होगी अलग अलग और कामगार भी होंगे। लेकिन आपका एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो देखिए फैक्ट्री में मान लो आपने विद्युत है, चिमनी है, फाइल है, लेकिन इसका फायदा क्या जब वहाँ पर कोई कामगार ही नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगर कामगार होगा दोस्तों तो हो सकता है फैक्ट्री में कुछ ऐसे भी काम होंगे जो कि बिना चिमनी और विद्युत के भी किया जा सके, लेकिन बिना कामगार के तो फैक्ट्री में कोई कार्य हो ही नहीं सकता। तो सबसे अनिवार्य भाग आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह किए खड़ा है, वह घड़ी की चाल की विपरीत दिशा यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री कोण पर मुड़ता है, और फिर घड़ी की चाल की दिशा में यानी कि क्लॉकवाइज में 180 डिग्री कोण पर मुड़ता है। तो बताइए कि वह अब किस दिशा में मुंह किए खड़ा हुआ है। सबसे पहले आप समझ लो डायरेक्शन होता क्या क्या है। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं नॉर्थ, जिसे आप हिंदी में उत्तर दिशा बोलोगे। नीचे आपका हो गया साउथ, राइट साइड में ईस्ट हो गया और लेफ्ट साइड में वेस्ट हो गया। अब कहा गया कि एक आदमी दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है। मान लो ये व्यक्ति है तो इसका जो फेस है ना वो इस डायरेक्शन में है। इसके बाद वो एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री मूव करता है। दोस्तों ये आपका मैंने बना दिया, क्या इसे क्या बोलते हैं यहाँ पर, कॉट। चलिए ठीक है, यहाँ पर देखिए डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया। अब क्या कह रहा है ना कि वो एंटी क्लॉकवाइज में 135 डिग्री मूव करता है। एंटी क्लॉकवाइज कहने का मतलब यह है दोस्तों कि घड़ी की सुई जिस दिशा में आगे बढ़ती है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो आप सभी को पता है कि घड़ी इस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, तो हमें इस डायरेक्शन में लेके चलना है। और कितना लेके चलना है, तो 135 डिग्री। आप एक बात बताओ, कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा है, अगर वो यहाँ पर जाना चाहेगा तो यहाँ पर कितने डिग्री उससे तय करने होंगे, 90 डिग्री तय करना होगा ना। और फिर से वापस से वो अगर 45 डिग्री चलेगा तब जाकर उसका 135 डिग्री कंप्लीट होगा, और वो रहेगा किस डायरेक्शन में, इधर। तो अब जो व्यक्ति है ना वो इस डायरेक्शन में चला गया है 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज में मूव करने की वजह से। फिर इसके बाद क्या कहा है कि
वो 180 डिग्री अब क्लॉकवाइज में आ जाता है। और जैसे ही 180 डिग्री की बात की जाए दोस्तों ना, तो आपका डायरेक्शन जिधर भी है ना, जस्ट इसके अपोजिट आप लोग कर दीजिए, क्योंकि 180 डिग्री क्या है, एक पूरा कोण यहाँ पर है स्ट्रेट लाइन का। तो अगर इसका डायरेक्शन इधर में था और 180 डिग्री मूव किया तो इधर आ जाएगा। बताना है कि अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो हमारा डायरेक्शन इधर है और यह डायरेक्शन कौन सा है, साउथ और वेस्ट का। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों दक्षिण पश्चिम, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। 35 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली आकृति को चुनिए। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि नेक्स्ट वाले बॉक्स में कैसा फिगर आने वाला है। ये आपका फिगर रहा। सबसे पहले क्या हो रहा है, एक एरो है ना, मैं यहाँ पर फिर से डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ और ये इस डायरेक्शन में है। इसमें 2 एरो हो गया, इसमें 3 एरो, इसमें 4 एरो। तो अगला जो हमारा टर्म आएगा उसमें 5 एरो होगा। और एरो का डायरेक्शन किधर होगा वो समझिए। पहले बॉक्स में एरो इधर था, दूसरे वाले बॉक्स में एरो इधर आया, तीसरे वाले में इधर आया, चौथे में इधर आया है, तो पांचवें में कहाँ आएगा, इस साइड में आएगा, क्योंकि 45 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यह मूव कर रहा है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता हो। कलम, पेंसिल और बोतल, इन तीनों के बीच का आपको वेन डायग्राम बताना है। तो दोस्तों कलम का न पेंसिल से कोई संबंध है न बोतल से संबंध है। उसी प्रकार से पेंसिल का भी कलम और बोतल से संबंध नहीं है और बोतल का भी इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। तो जब भी 3 टर्म दिए रहे और तीनों का एक दूसरे से कोई भी संबंध नहीं हो तो सिंपल सा आप वेन डायग्राम ड्रॉ कर दोगे तीनों का अलग अलग, यही आपका राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। यदि प्लस का अर्थ डिवाइड है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ गुना है और गुना का अर्थ प्लस है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसमें करना कुछ नहीं होता है, बस जहां जहां आपको साइन चेंज करने के लिए कहा है ना, उस साइन को चेंज कर दीजिए, आपका आंसर निकल के चला आएगा। जैसे देखिए 80 + 20 लिखा गया है ना, लेकिन प्लस का मान यहाँ पर क्या दिया गया है, प्लस का मतलब आपको डिवाइड लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे 80 / 20। फिर है यहाँ पर डिवाइडेड बाई 5, लेकिन डिवाइड का मान क्या कहा है, डिवाइड का मान है माइनस, तो हम यहाँ पर -5 लिख दिए। इसके बाद है -12, लेकिन माइनस का मतलब गुना है तो गुना 12 कर दिए। और गुना 92 है, लेकिन गुना का अर्थ प्लस है तो हमने प्लस 92 कर दिया। अब 20 से 80 कटेगा 4 बार में, 4 माइनस 12 × 5 क्या होगा 60 हो जाएगा और प्लस में 92 हो जाएगा। तो 92 और 4 क्या हो गया 96 हो गया। 96 से 60 घटेगा तो आपका आ जाएगा 36, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। जब भी ऐसे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे तो बस आप साइन को इंटरचेंज कर दो, तुरंत आपका आंसर निकल कर चला आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 38 नंबर है। इसमें आपको बताना है कि कितने त्रिभुज हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही इजी फिगर दिया गया है, देखिए काउंट करके मैं आपको बताता हूं कितने त्रिभुज हैं। एक आपका त्रिभुज ये हो गया और फिर एक आपका त्रिभुज ये हो गया, तो 2 आपने तो काउंट कर लिया। इसके बाद और कौन कौन से यहाँ पर त्रिभुज हैं वो समझिए। एक आपका त्रिभुज ये हो गया और एक आपका त्रिभुज ये हो गया, तो 2 और हो गए, यानी कि टोटल 4 त्रिभुज हमें पता चल चुका है। अब इसके अलावा आपको इस पूरे फिगर में कहीं पर भी और कोई त्रिभुज नहीं दिख रहा होगा, आप एक बार ध्यान से इसे देख सकते हो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। टोटल 4 ट्रायंगल इसमें समाहित हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 39 नंबर। निम्नलिखित उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति से सर्वाधिक मिलती है। यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से किस ऑप्शन में बिल्कुल हूबहू ऐसा ही फिगर आपको देखने को मिल रहा है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर ए और बी को देखोगे ना, तो यह तो किसी भी सूरत में मैच नहीं कर रहा, सीधे सीधे गलत हो जा रहा है। तो हमारा सही जवाब क्या होगा वो समझिए। सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो ना, मैं एक बार फिर से यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये जो आपका लाइन है ना, इसके बीच की दूरी काफ़ी कम है और लेकिन इसके बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप सी ऑप्शन को देखोगे ना, तो बीच की दूरी काफ़ी ज़्यादा है और मिडिल वाला कम है, इसी वजह से ये आपका गलत है। केवल डी ऑप्शन सही जवाब है। और इसके बाद दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था ना कि लास्ट में कोडिंग वाला एक और क्वेश्चन करवाऊंगा, तो देखिए यही इस कोडिंग वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा है वो समझ लीजिए। क्वेश्चन में कहा है दोस्तों कि यदि नोट को हम इस प्रकार से लिखेंगे तो हीप को कैसे लिखेंगे। आइए मैं पहले आपको एक्सप्लेन करता हूं कि नोट को कोड कैसे किया गया है। क्या क्या लिखा गया है, NOTE, और इसका कोड है QL, W और B। अब देखो अगर आप N और Q को देखोगे ना, तो N में आपको 3 ऐड करने पर Q मिलेगा,
O और P और फिर इसके बाद Q आता है ना, उसी प्रकार से अगर आप O में से 3 माइनस करोगे तो आपको L मिलेगा, T में 3 ऐड करने पर W और E में 3 माइनस करने पर B मिलेगा। यानी कि दोस्तों जो हमें कोड करना है ना, इसमें पहले +3 होगा, फिर -3, फिर +3 और फिर -3। तो हम कोड करने वाले हैं हीप का। हीप का कोड क्या हो जाएगा, H में अगर आप 3 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा K, फिर E में अगर आप 3 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा B, A में 3 ऐड करने पर D और P में 3 माइनस करने पर M मिल जाएगा। तो कोड होगा दोस्तों KBDM। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। सो गाइस, इसी के साथ आज आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 1 समाप्त हो चुका है। ऐसा ही वीडियो दोस्तों मैं आपको शाम में भी एक और अपलोड करूंगा जिसमें GK GS कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो आप सभी लोग दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को अलग अलग ग्रुप्स में जरूर शेयर करें, और आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक भी जरूर करें। साथ ही में दोस्तों आप एक और कमेंट करके बताना कि BPSC टीचर भर्ती 2023 के लिए आपको और कौन कौन से सब्जेक्ट की किस प्रकार की क्लासेस चाहिए। आपके कमेंट के अनुसार ही मैं एक रूटीन बना दूंगा और उसी रूटीन के अनुसार से सारी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। सो गाइज, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में। आप सभी को एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक।